हेलो प्रिय विद्यार्थी, चलिए स्वागत है आपका इस नए क्लास में। और इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 2 को देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है। लेकिन हम लोग जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे थे उसका ये चैप्टर 3 होगा। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता, फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता, और अब ये तीसरा चैप्टर होगा हमारे लिए, जिसका नाम है महाजनपद या किसान। इसका नाम है आपका राजा, किसान और नगर। तो इस तरह से जो है ये चैप्टर होगा हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 2 होगा। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे थे, हमारा जो ये सीरीज चल रहा था, उसका ये तीसरा क्लास होगा। तो इसमें हम लोग पहले एक बार फिर से जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उसको इसके साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक चैप्टर्स रिलेट नहीं होंगी तब तक फिर पढ़ने में, हिस्ट्री पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आएगा। हिस्ट्री आपको बस बोरिंग लगेगी और ज़बरदस्ती थोपा हुआ लगेगा। जब हम चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, तो ये पढ़ने का आनंद ही अलग हो जाता है और साथ ही साथ हिस्ट्री बोझ नहीं बल्कि मज़ेदार लगने लगता है। तो चलिए एक बार हम फिर से शुरू करते हैं अपने उस कथा कहानी और जर्नी को, जो कि हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। हमारे भारत में कहा जाता है कि 4700 लिखते हैं, ठीक है, 4700 वर्ष पहले एक सभ्यता का विकास हुआ, जिसको हम लोग जनरली हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या अन्य कई नामों से उसको जानते हैं। ये सभ्यता जो है काफ़ी विकसित और उन्नत सभ्यता थी। ये एक शहरी सभ्यता थी जहाँ के लोग काफ़ी बेहतरीन ढंग से अपने जीवन को यापन कर रहे थे। सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से बनी हुई थी। जैसे कि आज हमारे पास दिल्ली, मुंबई जैसे शहर हैं, ठीक उसकी तुलना अगर उससे कराई जाए तो कोई उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं लगनी चाहिए। हालांकि उस समय बस एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नहीं मिली है उस समय की, बाकी सारी चीज़ें जो आज हमारे पास उन्नत हैं उस समय चीज़ें उपलब्ध थी, ठीक है। मशीनी चीज़ें थोड़ी कम थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, और इसके अलावे जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो सारी चीज़ें उस समय भी थी। तो काफ़ी बेहतरीन शहर था, जिस समय दुनिया में कुछ ही जगहों पर इस तरह की सभ्यताएँ बसाई गई थी, उसमें अपना भारत भी एक था। तो इसको कहते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जैसे ही खत्म होता है, इसको माना जाता है कार्बन डेटिंग के आधार पर जो है 2700 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग इतिहासकारों द्वारा इस डेट को अलग अलग बताया गया है, तो आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन इसे आप एनसीईआरटी के आधार पर मान सकते हैं। इसके बाद में एक लंबे गैपिंग के बाद में एक दूसरी सभ्यता की शुरुआत हुई, जिसको हम लोग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं, जिसको हम लोग जनरली वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है, सबसे पहले जो सभ्यता बसाई गई उसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और उसके बाद एक गैप के बाद में लगभग आप देख सकते हैं 1750 से 1500 के बीच में लगभग 250 वर्ष, यानी कि बोले तो 250 वर्ष का एक गैपिंग रहा है। इस अंतराल के बाद में फिर से एक सभ्यता बसाई गई, और ये सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, ये एक शहरी सभ्यता थी, और इसके 250 साल बाद एक नई सभ्यता स्थापित हुई, और इसको जो है हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं, और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो अपने भारत में ग्रामीण से शहरी, और फिर शहरी से ग्रामीण में, और फिर ग्रामीण से फिर शहरी में आए हैं हम लोग। तो काफ़ी यहाँ पर जो है इसे कह सकते हैं कि एक नाटकीय ढंग से घटनाएं घट रही थी। नगरीय, ग्रामीण से नगरीय, फिर नगर से ग्रामीण, फिर ग्रामीण से नगर, इस तरह से जो है कई बार यहाँ पर हुआ है। फिर इसके बाद में एक बदलाव आता है, और इन बदलावों को किसी न किसी घटना से जोड़ करके तब इन डेट्स को जो है अलग अलग किया जाता है। जैसे कि इसको भी 2 भाग में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल को। हम लोगों ने इसे बहुत ही बेहतर ढंग से और डिटेल में पढ़ा था क्लास में, कि वैदिक जो काल है इसको 2 खंड में बांटा गया, जिसको हम लोग उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। उत्तर का मतलब बाद होता है, और ऋग का मतलब पहले होता है, या पूर्व भी कह सकते हैं। तो ऋग्वैदिक काल भी, वैदिक काल भी 2 खंड में बांटा गया, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। और जो ये उत्तर वैदिक काल था, इस काल में लोहा का ज्ञान सबसे पहले इंसान को, मतलब इंडियन वासियों को या भारतवासियों को जो है पहली बार हुआ। और यहाँ से जो है प्रगति थोड़ी सी स्पीड पकड़ ली, क्योंकि लोहा की जो औजारें थी, जो
कृषि उपकरण थे वो काफ़ी मजबूत थी और इसने उत्पादन को बढ़ा दिया। आप देखेंगे लोग कहता है कि पेट भरने के बाद ही ऊपर ध्यान दिया था, पहले अंदर भर जाए फिर ऊपर ध्यान देंगे। यानी कि हमारा जो सबसे पहला नीड है वो भोजन है। भोजन की आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद में हम ऊपरी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। जब पेट भरा होता है तो हम बाहरी स्टाइल वगैरह पर ध्यान देते हैं। तो उत्पादन की चीज़ें जो हैं काफ़ी बेहतर होने लगी और इसके बाद फिर से विकास की दर जो है अपना रफ्तार पकड़ लिया, फिर से विकास तेज़ी से होने लगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के छठी शताब्दी ईस्वी तक का, यानी एक लंबा समय पीरियड है। इस चैप्टर में हमको ये कवर करना है। पहले के 2 चैप्टर में हमने बता दिया कि 2700 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का पढ़े, फिर 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का पढ़े और अब 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का पढ़ने वाले हैं। हालांकि कई बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है। तो बाबू ये क्लास में बता चुके हैं और यदि आप कहेंगे तो आपको भी ये बता देंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक को ध्यान में देते हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर आगे की ओर देखें तो इसके लिए हमें पहले ये मिटा देना होगा। ये चीज़ें जो बीत चुकी हैं वो चीज़ें हमने एक बार थोड़ा सा रिवाइज किया है। अब हमें ये देखना है चैप्टर, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। इन 3 टॉपिक्स को जो है इस पूरे चैप्टर में कवर किया गया है और इसमें पढ़ना है आरंभिक राज्य और उसके अर्थव्यवस्था के बारे में। सिर्फ राज्य कैसे बसाई गई, कैसी थी और वहाँ का अर्थव्यवस्था कैसा चल रहा था, ये 2 टॉपिक ही पढ़ना है। छोटा मत समझ लेना बाबू, बहुत लंबा और विस्तृत है और इसको हम लोग और जितना दिया उससे भी ज़्यादा हम लोग लंबा करके पढ़ेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं लोहा का खोज हुआ और उससे चीज़ें आगे की ओर बढ़ने लगी। हाँ, अब यहाँ पे आप 2 चीज़ देख रहे होंगे, एक प्रिंसेप और एक प्रियदर्शी। प्रिंसेप और प्रियदर्शी, इनका नाम ये एक व्यक्ति हैं और ये भी एक व्यक्ति हैं, एक देशी और एक विदेशी हैं। ये महोदय विदेश के थे और ये महोदय जो है अपने इंडिया के थे, एक महान सम्राट थे जिनको हम लोग अशोक भी कहते हैं। तो हमें सबसे पहले इन प्रिंसेप महोदय के बारे में जान लेना चाहिए। ये क्या करते थे, इनका क्या योगदान था, आखिर एनसीईआरटी ने इनका नाम क्यों लिखा है। तो प्रिंसेप महोदय जो थे ये एक पुरातत्ववेता थे या यूँ कह लीजिए इतिहास के अच्छे खासे जानकार व्यक्ति थे और इनकी जो अभिरुचि थी पुरानी भाषाओं को मतलब कि उसको डिकोड करने में, उसको पढ़ने में, उसको समझने में, उसके अध्ययन में इनको काफ़ी अभिरुचि था और इसी अभिरुचि ने भारत के इतिहास को खोदने में, जानने में मदद किया हमारी। प्रिंसेप महोदय को सबसे पहले इंडिया की पुरानी कुछ अभिलेखें दी गई और इसमें इन्होंने बड़ा ही गहनता से अध्ययन किया, समझा और उसके बाद में इन्होंने एक अभिलेख पढ़ डाला। वह अभिलेख जो सम्राट अशोक का हुआ करता था, वही सम्राट अशोक जो चक्रवर्ती कहलाए, जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधे और अपने साम्राज्य का विस्तार इस आज वाले भारत से बाहर भी किए। उस अशोक सम्राट के इतिहास के चीज़ों को पढ़ने का सबसे पहला श्रेय जाता है प्रिंसेप को, ठीक है। तो जो प्रिंसेप महोदय थे, यहाँ पे लिखा है कि भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप, पूरा नाम था इनका जेम्स प्रिंसेप, याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप थे, ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। तो याद रखना है सबसे पहले ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि पढ़ने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ब्राह्मणी और खरोष्टी 2 लिपियाँ थी, बड़ा ही प्रचलित लिपि थी उस समय जब अशोक का काल हुआ करता था और इसे सबसे पहले 1830 में पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप द्वारा, ठीक है। इन लिपियों का उपयोग सबसे पहले प्रारंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी कि मनोहर मुखाकृति वाला, यानी प्रिय दिखने वाला, अच्छा फेस वाला राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है, कुछ अभिलेख पर राजा का नाम अशोक लिखा है और कुछ पर प्रियदर्शी लिखा है। तो इन्होंने क्या किया कि दोनों नामों को रिलेट किया और बताइए जो प्रियदर्शी बार बार लिखा है, यह प्रियदर्शी वही राजा है जिसका नाम अशोक है, यानी अशोक ही प्रियदर्शी हैं।
कह रहा है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। जो बौद्ध ग्रंथ हैं, अब यहाँ पर एक मन में प्रश्न ये आता है कि आखिर बौद्ध ग्रंथों में इस अशोक का नाम क्यों है। जाहिर सी बात है, या तो उस काल में इन्होंने बहुत अच्छा किया होगा या बहुत खराब किया होगा बौद्ध धर्म के साथ, तभी जाकर के वहाँ इनका नाम दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ब्राह्मणी और खष्टी लिपियों को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। और ये घटना कब की है, तो 1830 की है। ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो जेम्स प्रिंसेप महोदय हैं, इन्होंने पाया कि अशोक का ही नाम प्रियदर्शी है। ठीक है, या कहीं कहीं पे देवानाम प्रिय प्रियदर्शी भी लिखा मिलता है। आगे लिखा है, अब यहाँ से कहानी आता है हमारा मेन टॉपिक, जिसको आरंभिक राज कहते हैं। आरंभिक राज मतलब शुरुआत दौर में जो राज्य था वो कैसे हुआ करता था। तो आज जो भारत है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हम लोग पढ़ते हैं। उस तरह से भारत में पहले कुछ राज्यों जैसा एक बड़ा बड़ा खंड हुआ करता था, और ऐसे खंडों की संख्या थी 16। जो खंड हुआ करते थे, ऐसे खंडों की संख्या 16 थी। और इन 16 खंडों को जो है आज उस समय राज ना कह करके महाजनपद कहा जाता था। और जिसे आज हम लोग गांव कस्बा या क्षेत्र कहते हैं, उसे गांव कस्बा या क्षेत्र ना कह करके उसमें जनपद कहा जाता था। तो जन का साधारण अर्थ होता है आदमी या आदमी का समूह या आदमी का खानदान, इस तरह से होता है जन का मतलब। और जहाँ जन रहते थे उसको जनपद कहते थे, जहाँ जन रहते थे उसको जनपद कहते थे। आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा भी, एनसीईआरटी ने इसको काफ़ी अच्छे ढंग से लिखा है बुक को। जनपद का अर्थ है एक ऐसा भूखंड जहाँ पर कोई जन का मतलब है लोग, कुल या जनजाति। जन का मतलब सिर्फ एक आदमी नहीं होता है, एक आदमी भी होता है, आदमियों का समूह लोग भी होता है, कुल भी होता है, या जनजाति भी होता है। अपना गांव, अपना जहाँ पाँव रखते थे उसको, या जहाँ बह जाते थे उसी को कहते थे क्या चीज़, जनपद। यानी जन जहाँ अपना पद रखते थे, पाँव रखते थे या अपना बसेरा डाल देते थे, उस क्षेत्र को जनपद कहा जाता था। तो प्रारंभ में भारत में कुल जनपदों की संख्या बताई गई है 16। तो याद रखना ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि शुरुआती दौर में जो भारत में महाजनपद थे, देखो जन मतलब आदमी या आदमी का समूह या जाति का समूह होता था, और जहाँ जन रहते थे उसको जनपद कहते थे, और बहुत सारे जनपदों के समूह को महाजनपद कहते थे। और शुरुआती दौर में भारत में कुल महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई है, तो 16 बताई गई है। शुरुआती दौर में महाजनपदों की कुल संख्या 16 बताई गई है, याद रखना है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिर ये जो 16 महाजनपद आप कह रहे हैं, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है, ठीक है, महाजनपद 16 बताए गए हैं, और इसका उल्लेख 2 धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, 2 धर्म के ग्रंथों में मिलता है। और ये जो 2 धर्म थी उस समय ज़्यादा फल फूल रही थी, वो थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन दोनों धर्म की किताबों में जो है भारत में 16 महाजनपद थे, इस बात का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इसकी 2 किताबें हैं, एक है भगवती सूत्र और एक है अंगुत्तर निकाय। भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 16 महाजनपद हुआ करती थी। तो एक थी भगवती सूत्र, एक था अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय होगा जी, इसको ये लिखेंगे थोड़ा ठीक से। तो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय नाम की 2 जो है बुक्स थी, धार्मिक किताबें थी, और इन धार्मिक किताबों में स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि कुल महाजनपदों की संख्या 16 है। ठीक है, याद रखना है। 2 धर्म, बौद्ध धर्म की किताब थी जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म की किताब थी जिसका नाम था भगवती सूत्र, और यहाँ पर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और इससे बढ़ के एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये मिलता है कि 16 महाजनपद किस काल में हुए। तो याद रखना ये जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनकी स्थापना हो चुकी थी।
16 महाजन पदों का उल्लेख 6वीं शताब्दी से पूर्व से मिलना शुरू हो जाता है। लिखा है, यहाँ लिखा भी है, बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजन पद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि हमने तुलना किया है कि आज के राज्यों की तरह उस समय महाजन पद हुआ करते थे। ठीक है, और इनका जो लिस्ट है, नाम है, थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ी दोनों ग्रंथ में अलग अलग है। लिख रहा है कि वजी, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती, ये जो नाम थे ये महाजन पदों के नाम थे। 16 का नाम हम लोग देखेंगे, उसकी राजधानियां देखेंगे। नहीं, फिलहाल ऐसे कुछ नाम बताया गया है कि ऐसे ऐसे महाजन पद हुआ करती थी। आगे लिख रहा है कि अधिकांश महाजन पदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में भी कई लोग का समूह शासन किया करता था। आप 10th में पढ़े होंगे, आपको याद होगा, विश्व का सबसे पहला गणराज्य अपने बिहार ने दिया था। अपने बिहार में राजा विशाल हुआ करते थे, जो आज वैशाली में उनका आज किला भी है। तो राजा विशाल का जो गढ़ था वो एक गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी, या यूं कहो सभा हुआ करती थी। तो विश्व का सबसे पहला गणराज्य देने वाला देश अपना भारत, और भारत में भी राज्य अपना बिहार था। ठीक है, और गणराज्य का अर्थ क्या होता है कि कई गण, गण मतलब होता है लोगों का एक छोटा छोटा राज्य होता था, छोटे छोटे समूह होता था। ये आपस में क्या करते थे, मिल जाते थे और कहते थे हम लोग एक होकर के और तब अपने शासन व्यवस्था को बेहतर ढंग से करेंगे। सभी राजा मिल करके और एक अपने लिए स्ट्रॉन्ग राज्य बनाते थे, और इस समूह को कहते थे गण समूह या गणराज। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति होता था वो सबके द्वारा चुन के आता था, वो पैतृक नहीं होता था कि उसका बेटा उसका नहीं, ऐसे नहीं होता था। तो इसको गणराज कहते थे। तो अपने यहाँ जो 16 महाजन पद थे, 16 राज थे, उनमें कुछ तो राजा शासन कर रहे थे डायरेक्ट, एक ही राजा शासन कर रहा था जो पैतृक वंश के आधार पर चलता था, और कुछ गण का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि अपने यहाँ जो है गण का भी वर्णन मिलता है। आगे है, प्रत्येक महाजन पद की एक राजधानी हुआ करती थी, और ये आपको याद भी करना पड़ेगा। कम से कम 5 याद तो करने ही पड़ेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजन पद थे उनके राजधानी को आपको याद करना पड़ेगा, और उससे प्रश्न भी बनते हैं। और ये राजधानियां जो है किलाबंद हुआ करती थी। किलाबंद कहने का मतलब होता है बाउंड्री से घेराया हुआ रहता था, सुरक्षा की दृष्टि से। ऐसा रहा है, हाँ, यहाँ पे अगर इस मैप को थोड़ा सा गौर से देखें तो आप पाएंगे कि इस तरह से जो है इस तरह से जो है हमारे भारत के 16 राज्य फैले हुए थे। तक्षशिला था, पुष्कलावती था, कंबोज था, गंधार था, इंद्रप्रस्थ था। ये देखो यहाँ जो ज़्यादा हाईलाइटेड है वह राज्य है, और जो कम हाईलाइटेड है उसकी राजधानियाँ हैं। ठीक है, ये राज्य है, राजधानी है, राज्य है और राजधानी है, ये राज्य है और राजधानी है, ये राज्य है, राजधानी है। उसके बाद में ये राज्य है और ये राजधानी है, और ये राज्य है, ये राजधानी है, ये राज्य है और ये राजधानी। इस तरह से जो है राज्य राजधानियाँ हुआ करती थी, यानी हर 16 महाजन पद के अपनी अपनी राजधानियाँ हुआ करती थी। तो राजधानी की संख्या भी 16 होनी चाहिए, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए, ये जो मगध है आज अपने बिहार वाले क्षेत्र में ये मगध है, ये वैशाली भी अपने बिहार वाले क्षेत्र में ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे दक्षिण में देख लीजिए, एगो अस्मक था, इसकी राजधानी पोतन हुआ करती थी। अस्मक की राजधानी पोतन हुआ करती थी, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन इसे याद कर लो कि अस्मक की राजधानी पोतन हुआ करती थी। हम इसको काफ़ी अच्छे ढंग से और ट्रिक के साथ आपको याद करवा देंगे। अभी पहले हम लोग राजधानी ही देख लें, यहाँ पे होगा लिस्ट इसका। हालांकि यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है कहीं। चलो जी, यहाँ पे राजधानियाँ नहीं दी गई हैं।
तो इसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे राजधानियों को। पहले एक ही राजधानी को देख लेते हैं, अपने बिहार वाले को पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। चलो नहीं है तो पहले बिहार वाला पढ़ लेते हैं। चलो यहाँ से शुरू होता है और लिखा है 16 महाजन पदों में प्रथम था कौन? मगध। 16 महाजन पदों में मगध की स्थिति काफ़ी बेहतरीन थी और इसने ही अंत तक अपने अस्तित्व को बनाए रखा, बाकी सबको तो यह खुद खा गया। कह रहा है 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, जो आधुनिक क्या है बिहार में, पहले बताया मगध कहाँ था ना, बिहार में था, सबसे शक्तिशाली महाजन पद बन गया। यानी कि 6ठी शताब्दी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक, यानी 200 वर्ष इस जो शुरुआती दौर था शुरुआती 200 वर्ष जो थे वो काफ़ी बेहतरीन रहे और इसी 200 वर्ष में मगध ने अपने शक्ति को काफ़ी बढ़ा लिया और 16 में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। इसकी राजधानी को याद कर लीजिएगा। मगध की राजधानी जो थी, मगध की राजधानी वो शुरुआत में थी गिरिब्रज। उससे भी पहले हुआ करती थी राजगृह, ऐसे भी लिखा जा सकता है, फिर गिरिब्रज, और यही बाद में बन गई राजगीर, ठीक है। बाद में यहाँ से आ गया ये मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, इसी का नाम बदलते हुए बाद में बन गया पटना। तो इस तरह से जो है मगध की राजधानी, आप बाद का याद रखेंगे पटना, शुरुआत का राजगृह या राजगीर याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मगध की राजधानी ये हुआ करती थी और मगध सबसे शक्तिशाली महाजन पदों में से एक था और वर्तमान के बिहार में था। यहाँ पर जो है सबसे पहले बिंबिसार नाम के एक फेमस राजा हुए और माना जाता है कि इन्होंने काफ़ी कम उम्र में इस साम्राज्य का स्थापना किया और इसे काफ़ी मजबूती प्रदान की। और इनके एक बेटा हुए जिनका नाम था अजातशत्रु। इन्होंने भी काफ़ी अच्छे ढंग से अपने पिता की भांति राज को बढ़ाया, हालांकि इन्होंने अपने पिता को ही मार दिया। फिर इनका पुत्र हुआ, अजातशत्रु का जो पुत्र हुआ उसका नाम था उदयभद्र या उदयन भी इसको कह सकते हैं। इसने क्या किया, ये तो कट गया पूरा। जो उदयभद्र या उदयन था उसने अपने पिता को मार दिया। तो वहाँ पर उस वंश में देखा जाए तो अपने पिता को ही ये मारते रहता था सब, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा गया। तो अगले क्लास में हम लोग देखते हैं मगध के काफ़ी डिटेल में कहानियों को, मगध के इतिहास को देखेंगे, वहाँ पे कौन कौन राजा हुए इसको डिटेल में देखेंगे। इसी क्रम में हम लोग मौर्य वंश, गुप्त वंश जैसे बड़े बड़े वंशों को, राज्यों को भी देखेंगे। अशोक सम्राट जैसे राजा का भी हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जो भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त हैं इनको भी देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहना चाहिए या यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहना चाहिए। इन चीज़ों की व्याख्या जो है अगले क्लास में की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।